जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम लोग चल रहे हैं प्रैक्टिस करने 31 नंबर से 40 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर तक हम क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं। 30वें का आंसर क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ज्वाली ने किया था, होम्स ने किया था, डेली ने किया था, कोबर ने किया था। तो इसमें क्या आंसर होगा ये आप बताइएगा। और जैसा कि आपको पता ही है साथियों कि यहाँ पर जो भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं हम, ये पूरे छटे हुए प्रश्न हैं जो आपसे कहीं ना कहीं छूट रहे होते हैं। उन सभी को हम इकट्ठा करके ये आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि आपको किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन से किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है साथियों कि कौन सा एक काष्ठ स्थलाकृति का निक्षेपात्मक स्थल रूप है? तो यहां पे कह क्या रहा है कि काष्ठ स्थलाकृति का निक्षेपात्मक स्थल रूप। तो निक्षेपात्मक का मतलब यह होता है कि कहीं पे अगर आप हैं तो यहां से अपरदित करके कहीं पे ले जा करके जब डंप करता है तो निक्षेपात्मक होता है। इसमें कह रहा है स्टेलेक्टाइट, युवाला, धस्ती निवेशिका और डोलाइन। तो इसमें साथियों आपका जो स्टेलेक्टाइट है आपको बताएं यदि, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि स्टेलेक्टाइट क्या होता है? काष्ठ स्थलाकृति है। और काष्ठ वाले क्षेत्रों में जब आप जाते हैं तो इस तरह से मान लीजिए कि कोई काष्ठ स्थलाकृति है और इसके बीच में क्या होता है कि यहां पर मान लीजिए कि इस वाले लेयर में चूना हो। अब इस चूना वाले लेयर से क्या होता है कि चूना निकलता है, जब कोई भी पानी का सोर्स इसमें जाता है तो इसमें क्या होता है? चूना निकलता है। अब ये चूना जो होगा यह क्या करेगा? नीचे की तरफ जाएगा और यह नीचे की तरफ जाकर के क्या होगा? यहां पर ऐसे इस तरह से लटकता, इस तरह से जब लटकता हुआ ये दिखेगा तो इसको कहेंगे स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट। अब यहीं यदि एक बार मार्कर को थोड़ा पतला कर लेते हैं बस। अब यहीं यदि नीचे वाला जो होगा वह भी होगा इस तरह से, जो टपक करके इस तरह से बन रहा होगा, तो इसको कहेंगे स्टेलेग माइट। तो ये क्या है? यहां से अपरदित हुआ, यहां पे निक्षेपित हुआ, तो इस तरह से यह क्या होगा? निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। कौन है? स्टेलेक्टाइन। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। युवाला जो होता है, अब यहां से जब निकलेगा तो यहां खाली हो जाएगा, तो पता लगेगा कि यहां पे क्या होगा? ऐसे ऐसे थोड़े से गड्ढे हो जाएंगे, होल हो जाएगा, तो यह होगा युवाला हो जाएगा। धस्ती निवेशिका होता है, इसी युवाला का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से युवाला का ही रूप होता है, डोलाइन हो जाएगा। ये सभी होते हैं। 32 नंबर प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 32वें का है क्या? इसमें पूछ रहा है कि सुदूर संवेदन में प्रयुक्त निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों EMR में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो आपको पता है साथियों, विबग्योर या फिर आप कहते हैं बैनी ऑफ पिनाला, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य होता है लाल का होता है और बैगनी का क्या होता है? सबसे कम होता है। तो इस तरह से अगर आप इधर देखते हैं, यहां से चलते हैं, मान लीजिए कि यहां पे हो गया बैगनी, यहां पे नीला, आसमानी, बैनी हाँ यहां पे मान लेते हैं हरा हो जाएगा, डॉट डॉट बीच में कुछ छोड़ रहे हैं, हरा हो गया। जो इसमें है उनको हम लोग लेते हैं। इसके बाद फिर जाकर के लाल क्या होता है? लास्ट में यहाँ पे लाल आ जाएगा, रेड। तो इसमें इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है वह क्या होता है साथियों? यह सबसे कम, और इसका क्या होता है? तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे कह क्या रहा है? किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? अब इसमें देखिए लाल का होता है, लाल का तो सबसे ज्यादा होता है, तो इसका तो होगा नहीं। इसके बाद हरा, हरा का तो नहीं है। इसके बाद नीला, नीला और इंफ्रारेड, इंफ्रारेड तो इसमें आता ही नहीं, तो पहली बात तो ये तो कट जाएगा, इंफ्रारेड नहीं आएगा। इसके बाद आता क्या है? इसमें आ जाएगा नीला, नीला यहाँ पे आपको मिल जा रहा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा
नीला, क्योंकि इंफ्रारेड को आप देखते हैं सुदूर संवेदन में नहीं, इनको आप इस तरह से यूज करते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी परत का प्रमुख तत्व है। तो इसमें साथियों प्रमुख तत्व पूछ रहा है, तो इसमें आपको हम बताएं, इसमें जितने भी हैं जैसे एल्युमिनियम है, लोहा है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, ये पृथ्वी मान लेते हैं कि यह है पृथ्वी, और यह पृथ्वी कई तत्वों से मिल करके बना हुआ है। इन तत्वों में जैसे एल्युमिनियम हो गया, वैसे और कई तत्व हैं, तो इसमें एल्युमिनियम हुआ, लोहा हुआ, ऑक्सीजन हुआ, सिलिकॉन हुआ, इस तरह से हैं। तो इसमें से यदि आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 46 दशमलव यहां पे देखेंगे तो 8 है, 46.8% इसका योगदान हो जाता है। और इसके बाद सिलिकॉन का यदि आप देखते हैं तो 27.7% इसका योगदान हो जाता है। आयरन की बात यदि आप करते हैं तो इसमें 5% होता है, 5% होता है। एल्युमिनियम की बात यदि आप करते हैं तो यहां पे 8.1% होता है। तो अब आप बताइए कि प्रमुख तत्व इसमें कौन आपको दिख रहा है? ऑक्सीजन, जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि तड़ित और गर्जन, यानी कि जब बारिश हो रहा होता है तब गरजता है और चमकता है, जो तड़ित और गर्जन परिणामी प्रभाव हैं, जबकि दो बड़े बादल एक दूसरे से शक्तिशाली ढंग से टकराते हैं। तो यहाँ पे शक्ति का प्रयोग नहीं होता है साथियों, कि बहुत तेजी से आके टकरा गए, एक्सीडेंट हो गया और खूब वहां पे हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे अगला है, दो बड़े बादल शक्तिशाली पवन संघटक के संपर्क में आते हैं, इसके परिणाम स्वरूप पहले ध्वनि और फिर आकाशीय विद्युत उत्पन्न होता है। तो यह भी नहीं होगा। आगे हुआ, यहां पर जहां पे शक्तिशाली आ जाएगा तो उसको हटा दीजिएगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, तो ये भी अभी नीचे और देखते हैं। एक उच्च घनत्व बादल में, यहां पे बाद नहीं बादल होगा, बादल में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित विद्युत आयन होते हैं, और जब यह परस्पर प्रभाव डालते हैं तो प्रकाश और ध्वनि एक साथ उत्पन्न होता है। तो यह बात सही है। आगे चलते हैं, वायुमंडल किस आधार पर दो प्रमुख परतों होमोस्फीयर और हेटेरोस्फीयर में विभाजित है? होमोस्फीयर और हेटेरोस्फीयर में जैसे आप जानते हैं साथियों, समताप मंडल आता है, क्षोभ मंडल आता है, आयन मंडल आता है, बहिर्मंडल आता है। ये सभी मंडलों को केवल दो भागों में डिवाइड करने का काम जो किया गया है, उसमें से एक उसमें होमोस्फीयर और एक हेटेरोस्फीयर। तो इसको जैसे यहां पे कई परतें हैं, इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, केवल दो भागों में। तो इसमें से जो दो भागों में जो डिवाइड किया गया है, उसमें एक का नाम होमोस्फीयर और एक का नाम हेटेरोस्फीयर रखा गया। तो यह किस आधार पर डिवाइड किया गया है? वह किया गया है रासायनिक संरचना के आधार पर। तो इस तरह से 35वें का क्या हो जाएगा? रासायनिक संरचना के आधार पर। बात आती है CO2 और जल वाष्प कितनी ऊंचाई पर विलुप्त हो जाते हैं? 150 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 130 किलोमीटर। तो साथियों 90 किलोमीटर की दूरी के जाने के बाद CO2 और जल वाष्प खत्म हो जाते हैं। आगे है, निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में से किस में तापमान स्थिर रहता है? तो तापमान स्थिर रहने वाली जो बात होती है, समताप मंडल दिया है, क्षोभ सीमा दिया है, वायुमंडल दिया है, क्षोभ मंडल दिया। तो साथियों इसमें पहले देखते ही आप लगा देंगे कि समताप मंडल में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहां पे कह क्या रहा है, पहले तो आप यहां पे इस तरह से देखिएगा कि ये है क्या, ये पहला परत हो गया, मान लेते हैं ये कौन सा ये हो गया आपका क्षोभ मंडल, ठीक है। तो ये क्षोभ मंडल जब हो गया, क्षोभ मंडल, इसके बाद आता है क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा जो होती है, इसमें तापमान स्थिर रहता है। इसके बाद समताप मंडल आता है जिसमें घटने लगता है। तो ये चीजें हैं जो कि यहां पर आप देखिएगा, इस तरह से क्या होता है, पहले अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जब जा रहे होते हैं तो तापमान घटता है, फिर
ऊपर जाते हैं कुछ टाइम पे तो क्या होता है, स्थिर हो जाता है, फिर जब आप जाते हैं तो बढ़ने लग जाता है। तो इस तरह से ये घटनाएं होती हैं। तो ये जो क्षोभ सीमा होती है इसमें स्थिर होता है, तो यहाँ पे आप क्षोभ सीमा लगाएंगे। आगे देखते हैं, कोरियालिस बल के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो यहां पर पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है, और इसके बाद दूसरा कह रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है। इसके बाद कह रहा है यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है। तो यहां पे साथियों इसके बाद नेक्स्ट है कि यह वायु गति के समानुपाती होता है। प्रश्न हमसे क्या किया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें सही नहीं है वाला जो है यह वायु गति के समानुपाती है, यह बात सही नहीं है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, नीचे सूचीबद्ध स्थानों में से किसमें उच्चतम वार्षिक तापांतर होता है। विश्वतीय द्वीप पर, विश्वतीय द्वीप का मतलब यहां पे ये है, और ये वाले द्वीप पर, यहां पर कह रहा है या उष्ण कटिबंधीय तट पर, जहां पे मान लीजिए गर्म हो उसके तट पर, या ध्रुवीय हिमटोप पर, यहां पर, तो यहां पे तो कतई हो ही नहीं सकता तापांतर। इसके बाद मध्य अक्षांशीय महाद्वीपों में, हाँ ये हो सकता है। मान लीजिए ये कोई महाद्वीप है और इसके एकदम केंद्र में जब जाएंगे तो यहाँ पे समुद्र का समकारी प्रभाव कम हो जाता है, जिससे यहाँ पे अगर गर्मी होगा तो यहाँ पे खूब गर्मी पड़ रहा होगा, ठंडी होगा तो यहाँ पे खूब ठंडी पड़ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ठंडी में बहुत ज्यादा ठंड यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और गर्मी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ न्यूनतम और अधिकतम के बीच में यहाँ पे अंतराल जो होता है अधिकतम हो जाता है साथियों। तो कहाँ पे होगा, मध्य अक्षांशीय महाद्वीपों में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पर साथियों इस क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, आपके लिए वर्क करने का हिम्मत बढ़ता है और ज्यादा से ज्यादा वर्क करते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे है फान है, इसमें दिया गया उष्ण कटिबंधीय हवाओं का अल्पस के नीचे बढ़ना। यहाँ पे कह रहा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत मिलान कौन सा है, तो ये मिलान तो सही है। मिस्ट्रल आल्पस से फ्रांस के ऊपर शीत हवा का बहना, इस तरह से ये भी सही है। सांता आना उष्ण कटिबंधीय वायु का अपलेशियन कह रहा है, अपलेशियन के नीचे की ओर बहना। इसके बाद कह रहा बोरा एड्रियाटिक सागर। तो साथियों सांता आना जो है कैलिफोर्निया में है, कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में प्रवाहित होती है। तो इस तरह से ये वाला विकल्प जो है ये वाला गलत है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।